बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मैं, तुम और वो। जोर से हंसते हुए आंखें बंद हो जाती हैं। महसूस किया होगा ना कभी, जब खुशी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं भी ऐसे ही हंसते रहना चाहती थी हमेशा, ताकि सामने से आती तकलीफें, मोड़ पर खड़े दुख नजर न आए, पीछा करती मुसीबतें दिखाई न दें। लेकिन खुश रहने की बड़ी शर्तें होती हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, और जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा कहाँ होता है। मेरा और वैभव का रिश्ता भी अब पहले जैसा नहीं रहा। परफेक्ट फैमिली की परिभाषा में अब हम फिट नहीं बैठते, क्योंकि शादी के 5 साल हो गए और मैं अब तक माँ नहीं बन सकी। इसलिए अब हमारे बीच खुशियों की आवाजाही एकदम बंद है। मेरे लिए आने वाले रिश्तों की लंबी फहरिस्त में से पापा ने वैभव को मेरे लिए बड़े चाव से चुना था। भरा पूरा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा मकान और हाँ, छोटी ही सही पर एक कार भी। यानी उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट अव्वल नंबरों से पास किया था उसने। और शादी के बाद हनीमून के लिए नैनीताल ले जाना तो जैसे उसको दुनिया का बेस्ट हस्बैंड बना गया था। खैर, मेरे तंजिया लहजे का ये मतलब नहीं है कि हमने कभी अच्छा वक्त साथ नहीं गुजारा। हम भी शादी के शुरुआती दौर में प्यार में डूबे रहते थे, खुश थे बहुत। सुबह साथ साथ काम निपटाते, एक साथ ऑफिस आना जाना करते, और वही सब लॉन्ग ड्राइव्स, फिल्में, कैंडल लाइट डिनर्स, तोहफे, यानी सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और लगातार मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने लगे, वैसे वैसे वैभव का रवैया भी नकारात्मक होता चला गया। हमने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है और मैं माँ बन तो सकती हूँ, लेकिन चांसेस थोड़ा कम है। लेकिन ऐसे कई केसेस थे जहाँ औरतें माँ बनी थीं और बहुत जल्द बनी थीं। बस ज़रूरी था थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतज़ार और बहुत सी उम्मीद। कर लेते हम इंतज़ार, क्या दिक्कत थी। लेकिन वैभव के भीतर कुलबुलाहट मची थी और वो बात बात पर मुझसे उलझने लगा था। यार, तेरा मन नहीं है क्या माँ बनने का? एक दिन वो खींच के बोला था। मैं हैरान रह गई थी। दिल चाहा कि पूछूं कि मेरे मन के हिसाब से कब दुनिया चली है। वो बड़बड़ाता रहा था। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट विलिंगनेस। तुमको पूरे मन से चाहना है, समझी? मैं कांप गई। वैभव ये सोचता है कि मैं माँ बनना ही नहीं चाहती, और नहीं चाहती तो क्या वो जबरदस्ती करेगा? उस दिन से ही शायद मेरी हंसी ने मेरे होठों को छोड़कर नया पता ठिकाना खोज लिया था। वैभव अक्सर अजीब सा व्यवहार करने लगा था। घर में पूरे टाइम टीवी चालू रखता और मैं कुछ कहूं तो भुनभुनाने लगता। मुझे चुप्पी अच्छी नहीं लगती यार, ये कोई घर है? मैं कहना चाहती थी कि चुप्पी तोड़ने के लिए हम हैं तो। हमें किसने रोका है हंसने से, बोलने से, जीने से, इसे घर बनाए रखने से? लेकिन जानती थी कि कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने भी वही खामोशी ओढ़ ली, नीम खामोशी। और उन्हीं दिनों मेरे उस उदास चेहरे को ताकता एक मुस्कुराता चेहरा मुझसे आ टकराया। ए मंजरी, क्या मातम की शक्ल बना रखी यार। ऑफिस में अपने क्यूबिकल में बैग रखते ही ऐसा ही कोई जुमला मेरे कानों से टकराता और मुझे हंसी आ जाती। मैं भी अपने दुख को परे सरकाकर उसी के लहजे में जवाब देती। तुम हर वक्त मेरी शक्ल, मेरे हाव भाव क्यों ताड़ते रहते हो यार? ये आलोक था, मेरा कलीग। हम कई साल से साथ साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन करीब तब आने लगे जब मेरी वैभव से दूरी बढ़ने लगी। मन भी जैसे एक को परे सरकाकर दूसरे के लिए जगह बना रहा था। मुझे याद है पहली बार हमने ऑफिशियल बातों से अलग कोई बात की थी जब 1.5 साल पहले मैं अपनी गायनी के पास से रिपोर्ट्स लेके आई थी। वैभव देर तक उनको पढ़ता रहा था। मैं पस्त होकर पलंग के कोने में पड़ी थी, जैसे कोई कसूरवार हूं, कोई अपराधी। और वैभव किसी वकील की तरह सवाल पे सवाल दाग रहा था। प्रेगनेंसी के चांसेस बस 40%।
क्या मतलब है इसका? मैं झगड़ना नहीं चाहती थी। मैंने नर्म आवाज में कहा, मैं मेडिकल साइंस की बारीकियां तो नहीं जानती वैभव, लेकिन इतना जानती हूं कि मैं अभी सिर्फ 29 साल की हूं और मां बन सकती हूं, और यही डॉक्टर ने भी कहा है। लेकिन वैभव बेचैन हो रहा था। यानी कोई गारंटी नहीं है यार, ऐसे कैसे लाइफ प्लान करेंगे यार? गारंटी? मैं हैरान थी, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन दो लोगों की बातचीत में दोनों ही अगर धैर्य खो दें तो संवाद की जगह ही कहां बचती है। उस दिन मैंने पहली बार ऑफिस के बाद किसी कैफे में आलोक के सामने अपने मन की एक छोटी सी खिड़की खोली थी। उसके साथ अपना दुख साझा किया था। कितने सब्र से उसने मेरी बात सुनी थी, समझा था मेरा मन, तसल्ली दी थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। मेरे और वैभव के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। आए दिन की तनातनी। बात बच्चे से शुरू होती और माँ बाप, नौकरी, खाने का स्वाद, शर्ट का मैला कॉलर, इन सब में से किसी एक पे जाके खत्म होती। धीरे धीरे मैंने अपने आसपास एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी और मन ही मन एक रूल बना दिया कि फिर उसकी किसी भी बेतुकी बात पर न कभी गुस्सा दिखाऊंगी, न कभी उसके सामने तकलीफ जाहिर करूंगी। अब मेरे दुख, मेरे भीतर के गुस्से, मेरी कुंठाओं, मेरी निराशा, सबका साझेदार आलोक बनने लगा। वो चुपचाप मेरा एक तरफा प्रलाप सुनता रहता। फिर मैं खाली हो जाती तो बस इतना कहता, चले कॉफी पिया कहीं? मैं हुलस पड़ती, खुश होकर हामी भर देती, क्योंकि मैं भी कहाँ चाहती थी कि अब हमारे बीच वैभव का जिक्र हो। उस वक्त उसका साथ मुझे एक दुआ के कबूल होने जैसा लगा। लगता जैसे आसमान से देवी देवता फूल बरसा रहे हों। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर की नदी का बहाव आलोक की तरफ कर दिया। फिर मुझे पता ही नहीं चला और मेरा मन उसकी ओर झुकता चला गया। मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई थी। दोनों हिस्सों का अस्तित्व अलग और रंग रूप एकदम जुदा था। एक हिस्से में मैं वैभव की पत्नी के रूप में थी, जो अब अपने पति की तरफ जरा भी झुकाव महसूस नहीं करती थी, और इसीलिए उसके कहे सुने का मुझ पर असर भी नहीं होता था। वो फोन पर अपनी माँ से या किसी करीबी दोस्त से मेरे बारे में बात करता तो मैं अनसुना कर देती। वो मुझे मंदिरों में जाकर मान्यता के धागे बांध आने को भी कहता। मैं बांध आती बिना कुछ मांगे। बच्चे की आस में वो जरूरत से ज्यादा मेरे करीब आता और मैं उसका विरोध भी नहीं करती। हर महीने वो बड़ी आस लगाकर मुझसे पूछता कि कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? मैं सिर हिलाकर मना कर देता तो उसकी भवें तन जाती, वो मुट्ठियां भींच लेता। मेरा मन तार तार हो जाता, लेकिन मैं चुप रहती। मेरा दूसरा हिस्सा था जो आलोक का साथ पाकर खुश था। उसकी उल जलूल बातें, उसकी बेफिक्री, उसका हमेशा खुश रहना, उसका कोई भी मांग न रखना मुझे बहुत भा रहा था। और सबसे जरूरी बात यह थी कि वो मेरी तकलीफ समझता था। वो मेरे कहे बिना ये जान गया था कि मैं खुद कितना चाहती हूँ कि मेरे पास एक बच्चा हो, कि मैं भी माँ कहलाना चाहती हूँ। एक रात आलोक की सलाह पर मैंने वैभव से बात की थी। धीमी आवाज में डरते हुए पूछा था, हम क्या बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते? उसने मुझे ऐसे घूरा था जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? वो झल्ला के बोला था। हमें क्या जरूरत कि किसी और का बच्चा पाले? किसी और का? What's wrong with you वैभव? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे की चाहत हम दोनों को दूर कर रही है? We need a child, that's it. मैं भी अपना सब्र खोने लगी थी। प्लीज मंजरी, मुझको लेक्चर मत दो। वैभव बिखर गया था। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। मैं हार चुकी थी। मैं अब न वैभव को समझाना चाहती थी और न उससे जूझने की हिम्मत बाकी थी। मेरी जिंदगी अब ऑफिस और उसके बाद के कुछ घंटे जो मैं आलोक के साथ बिताती थी उन्हीं में सिमट गई थी। आज कहाँ जाएं? कहीं बैठ के कॉफी पिएं या चलो ऐसे भटकते हैं? ये तय करते करते आलोक के घर चले गए। मैंने नहीं सोचा कि इसमें गलत क्या है या क्या सही है। पता नहीं कब से मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया था। उस शाम मुझे अपने घर लौटना याद ही नहीं रहा। बाहर स्ट्रीट लाइट्स जलने लगी तो मैं चौंक गई। 8 बज गए। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ जाने के लिए मुड़ी तो आलोक ने मेरी कलाई थाम ली। रुक जाओ ना मंजरी, स्टे विथ मी फॉरएवर, उसने हौले से कहा तो मेरा सारा वजूद वहीं पिघल कर मोम होने लगा।
मन किया बैग फेंक कर उसकी बाहों में झूल जाऊं, रुक जाऊं वहीं उसके पास हमेशा के लिए। मैंने मुस्कुराकर उसे नजर भर के देखा और बाहर निकल आई। हमें हमेशा मन का कहा मानने की सहूलियत नहीं मिलती। हर ख्वाहिश की पहले कीमत अदा करनी पड़ती है। घंटाघर की घड़ी 9 बजा रही थी। मैंने कार के एक्सेलरेटर पर पांव दबा दिया। वैभव ने अब तक खाना खा लिया होगा या क्या पता अभी ऑफिस से लौटा भी ना हो। वैसे भी पता नहीं कब से हमने साथ बैठकर खाना ही नहीं खाया था। मैंने ही बंद किया था, क्योंकि खाते हुए कोई न कोई बात ऐसी निकल जाती जो बहस में बदल जाती। वैभव तो खा पी के थाली सरका के चल देता, लेकिन मेरे हलक में अटका निवाला भीतर नहीं जाता। ऊपर से खुद को शांत और लापरवाह दिखाने के लिए मन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सारा जहर गले में रोक के रखना पड़ता है। पिछले कई दिनों से हम दोनों को महसूस हो रहा था कि हमारे बीच जो कुछ था सब कतरा कतरा होकर बिखरने लगा है। बच्चा तो बस एक जरिया बना था, उसकी आड़ में कई और मतभेद खुल के सामने आने लगे थे। जैसे कोई अधपका फल शाख से गिरता है ना, वैसे ही हमारा रिश्ता भी पूरी मिठास लेने की जगह सूखने लगा था। मैंने अपने पर्स से चाबी निकालकर घर का दरवाज़ा खोला तो सामने ही वैभव बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मैं बिना कुछ कहे कमरे में जाने लगी तो उसने टोका, ऑफिस में ओवरटाइम? मैं कहकर पीछा छुड़ाने लगी, यानी ना हाँ ना ना। लेकिन वैभव आज किसी और ही मूड में था। उसने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां कसती जा रही थीं। मेरी आंखों से आंसू उतर आए। डर था, दुख था या आत्मग्लानि, नहीं जानती। मैंने वैभव के चेहरे की तरफ देखा, देखती रही उसकी आंखों में आंखें डालकर। फिर मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, पर मैंने कहा, मैं अलग होना चाहती हूँ वैभव। अब हम साथ नहीं रहें, ये दोनों के लिए अच्छा है। आलोक के लिए छोड़ रही हो मुझे? वैभव के लहजे में कड़वाहट थी। मैं चौंक गई। हालांकि मुझे अंदाजा था कि वो मेरे और आलोक की गहराती दोस्ती को महसूस कर रहा है। कभी कभी मेरे मोबाइल को भी टटोल लिया करता था। कुछ देर हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने कहा, अलग होना चाहती हूँ, अपने लिए, तुम्हारे लिए भी। वैभव के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने मुझे अपने करीब खींच लिया, बहुत करीब। यह उसका अधिकार था जैसे। मैं सिहर गई। उसकी पत्नी होकर भी मुझे उसका स्पर्श नागवार गुजर रहा था। और पत्नी थी, शायद इसीलिए खुल के विरोध भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि मुझे बाद में मालूम चला कि ये गैर कानूनी था, शादी के अंदर का बलात्कार। सुबह उठी तो अपनी ही शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। देह और मन दोनों पर तकलीफ के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। मैं चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। नहीं जानती थी कि क्या ले जाना चाहती थी, क्या छोड़ना। लेकिन मन इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा था। शहर की सड़कों पर पिछली रात के निशान बाकी नहीं थे। सब कुछ धुला धुला साफ सुथरा था। मैंने टैक्सी के रियर व्यू में अपनी शक्ल देखी। मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आत्मा का कपास एक अदद हंसी तक नहीं बुन सका। तार तार था ताना बाना। मैंने खुद से ही मुंह फेर लिया था। आधे घंटे बाद मैं आलोक के साथ उसके घर पर बैठी थी। वो मेरे लिए कॉफ़ी फेंट रहा था। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं भी वो सब दोहराना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों में आलोक के बैचलर्स होम में मैं अपनी जगह बनाने लगी। दूध बड़ी भगोनी में उबाला जाने लगा। तुअर के अलावा दूसरी सभी दालों के पैकेट्स खरीद लाए गए। कपड़े सुखाने की एक बड़ी रस्सी बांधी गई और ड्रेसिंग टेबल पर शेविंग किट के साथ और कई कॉस्मेटिक्स रखे जाने लगे। अब आलोक का खुशनुमा चेहरा देखकर मेरी सुबह होती। उसके कांधे पर सर टिकाए दिन को विदा कहती। हम साथ साथ ऑफिस जाते और आसपास के क्यूबिकल में काम करते हुए शाम को लौट आते। बीते दिनों के घाव जरा जरा बढ़ने लगे थे। आलोक अच्छा दोस्त तो पहले से ही था, अब और अच्छा होता जा रहा था। हम करीब आ रहे थे, प्रेमियों की तरह। लेकिन मैं उसकी दोस्त भी बनी रहना चाहती थी। आगे हमारा रिश्ता क्या होगा, इस बारे में मैं सोचना नहीं चाहती थी। अभी तो बिल्कुल नहीं। वैभव का घर छोड़ने के बाद उसने मुझे एक बार भी न कॉल किया न मैसेज। जानती थी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अब तो करीब 1 महीना होने आया था। जिंदगी फीके कैनवस पर हल्के हल्के रंग भर रही थी। आलोक के साथ रहकर मैं उसको बेहतर समझने लगी थी। वो भी मुझे अच्छी तरह जानने लगा था। अपनी अच्छाइयों की वजह से ही तो हमने एक दूसरे को पसंद किया था, लेकिन अब कमियों को भी स्वीकार कर रहे थे।
मुझे लगा जिंदगी की गाड़ी वापस रफ्तार पकड़ रही है। रास्ते के दोनों ओर गुलमोहर की छांव का सा एहसास होने लगा था। तभी मुझे अपने भीतर एक बदलाव का इशारा मिला। मैं थोड़ा कसमसाई, थोड़ा घबराई भी। टेस्ट किया तो पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। किस्मत मेरे साथ ये कौन सा खेल रच रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हो जाऊं या दुखी। इतने सालों से बच्चे की चाह करते रहने के बाद मुझे ये खबर खुशखबरी की तरह क्यों नहीं लगी। मैंने उसी शाम आलोक से ये बात साझा की। आलोक, आई एम प्रेग्नेंट, मैंने चाय में बिस्किट डुबाते हुए कहा। व्हाट? मैं हंस दी। क्यों, तुमने भी ये मान लिया था कि मैं मां नहीं बन सकती? आलोक हंसना तो दूर, जरा भी मुस्कुराया तक नहीं। मैंने चाय के कप के पीछे अपना चेहरा छुपाते हुए धीरे से कहा, हम तुम 1 महीने से साथ हैं आलोक। उसने मेरी तरफ देखे बिना धीरे से कहा, सो व्हाट? अब मेरी बारी थी चौंकने की। वो बोला, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट नाइट मंजरी? ये बच्चा वैभव का भी तो हो सकता है। कैसे कह सकती हो कि ये मेरा ही है? मुझे लगा मेरे सर को साया करते गुलमोहर के सुर्ख फूल अचानक कांटों में तब्दील हो गए। बालकनी की रेलिंग पर बैठी चिड़िया की आवाज सुनी तो मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। सुबह का 4:45 बज रहा था। यानी रात भर मैं यहाँ सोफे पर ही बैठी रही थी। कब तक रोई और कब थक के सो गई याद नहीं। आलोक कहाँ गया? उसने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैंने उठकर अपने बिखरे बालों को करीने से जूड़े में समेटा और फ्रिज से पानी लेने उठ गई। देखा तो किचन की लाइट जली थी। आलोक मेरे लिए कॉफी बना रहा था। मैं उसके पास चली गई। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर भी रात की स्याही से कुछ कुछ कहीं कहीं लिखा हुआ था। मॉर्निंग। मैं पानी गुटकते हुए वहीं पड़े बार स्टूल पर उचक के बैठ गई। आलोक ने मेरा माथा चूम लिया। यही तो है दुनिया का सबसे हसीन जादू, किसी को प्यार से चूम लेना। रात भर जिस दंश को लिए मैं परेशान रही थी वो सुबह फूल से मुलायम हो गए थे। मैंने आलोक की तरफ गौर से देखा। नहीं, वो नाराज नहीं दिख रहा था। हाँ, चेहरे पर हमेशा जैसा खिलंदड़ी भाव नहीं था, एक संजीदगी छाई थी। लेकिन जिंदगी के जरूरी फैसले ऐसे ही तो किए जाने चाहिए, सोच समझकर। आलोक ने गर्म दूध मग में डाला और एक टक मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। उसने कॉफी मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, प्लीज गेट रिड ऑफ दिस मंजरी। मैं चौंक गई। गर्म कॉफी मेरी उंगलियों पर छलक गई। मेरे मुंह से एक हल्की कराह निकल गई। गेट रिड ऑफ व्हाट? मैंने बमुश्किल पूछा, समझते हुए भी ना समझने का स्वांग रचा। द बेबी। तुम इस प्रेगनेंसी से छुटकारा पालो, देन वी कैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट। देखो, हमारे बीच कोई डाउट ना रहे तो अच्छा ही है ना। आलोक कैसे आसानी से बोल रहा था जैसे किसी ड्रेस को बदलकर उसकी पसंद की ड्रेस पहनने की बात हो, या जैसे घर के पर्दे बदलने हो, या दीवारों का रंग। मैं उसका मुंह देखती रह गई। ये वही इंसान था जो मेरी तकलीफें बिना कहे समझ लेता था, जो मेरा मन वहां लिखी इबारतें देखे बिना पढ़ लेता था, जो मेरी आवाज के उतार चढ़ाव तक से समझ जाता था कि पिछली रात मैं सोई नहीं हूं, या आज मैं खुश हूं, या मुस्कुराने का दिखावा कर रही हूं। ये आलोक जो मेरा दोस्त था अचानक एक आम पुरुष के अवतार में आ गया था, जो मुझे प्यार भी करता था। मेरी तरह उसे बच्चा भी चाहिए था, लेकिन शर्त थी कि बच्चा उसका ही हो। मुझे लगा जैसे आलोक के चेहरे पर वैभव का मुखौटा चढ़ा हो और जिसकी सोच का दायरा मेरी समझ से बाहर का था। मैंने कॉफी का मग वहीं टेबल पर रखा और कमरे में आ गई। दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। कभी कभी अपने मन के दरवाजे किसी के सामने खोल देने का बड़ा अफसोस होता है। मैंने आंखें बंद कर ली। आलोक की बात किसी एको पॉइंट की तरह बार बार मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैंने कान अपने घुटनों के बीच दबा लिए। आलोक शायद मेरे बिना ही ऑफिस चला गया था। उसका मैसेज था, शाम को मिलते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने कमरे में नजरें दौड़ाई। यहाँ वहाँ मेरा सामान बिखरा हुआ था, ऐसे जैसे ये मेरा घर हो, वैसे ही जैसे वैभव के घर पर बिखरा होता था। दोपहर होते होते घर में सन्नाटा गहराने लगा। बाहर से पीपल के पत्तों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। कैसे जरा सी हवा में उलट पुलट हो रहे थे पत्ते, मेरे मन की तरह। वक्त की रफ्तार आज बड़ी तेज मालूम हो रही थी। पता नहीं कब बाहर की खिली धूप का रंग सिंदूरी होने लगा। आलोक ऑफिस से आता होगा, मुझे फैसला लेना होगा जल्द। ये फैसला कि आलोक के आने से पहले मैं कहाँ जाऊं, अपने फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले शायद किसी दोस्त के घर,
जहां मैं अपने बच्चे के आने की खुशी सेलिब्रेट कर सकूं, खुश हो सकूं कि मैं मां बनने वाली हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।